हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे इसमें बीए फर्स्ट ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास के सेकंड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 1 पर। यूनिट नंबर 1 पर आपका हमारा एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें हमने आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। लघु उत्तरीय प्रश्नों में क्या चीज़ें आपसे पूछा जाएगा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज देख सकते हैं यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले की जो ये चीज़ें हैं, ये सारा कुछ हमने आपका ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। तो आज का हमारा लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि तुर्कों के आक्रमण के समय भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी। जब तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ तो उस समय हमारे भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी और राजनीतिक स्थिति क्या थी। ये क्वेश्चन आपको बताना है इसका आंसर। तो देखिए, अगर हम इसका जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपको स्टार्ट करो तो कुछ चीज़ें आपको एज ए मतलब कह सकते हैं भूमिका लिखना पड़ता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भूमिका में, तुर्क जो थे वो अत्यंत महत्वाकांक्षी थे, भौतिकवादी थे, व्यवहारिक थे। भारत में इस्लाम राज्य की स्थापना उन्हीं के द्वारा हुआ था। तुर्क जो है ये इराक, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया और भारत में व्यापक सफलता भी प्राप्त किया तुर्कों ने। उनके सफलता के पीछे कई सारे कारण थे और उन सभी कारणों के पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो स्थितियां थी, हमारी जो आपस में राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से कनेक्टेड होती हैं। देखो, तुर्कों के आक्रमण के समय अगर हम बात करें राजनीतिक स्थिति की, भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति वही थी जो अरबों के आक्रमण के समय था। यानी कि अरब ने जब भारत पर आक्रमण किया था, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, तो उन्होंने जैसे आक्रमण किया हुआ था वही सारा सिचुएशन जो है तुर्कों के आक्रमण के टाइम पीरियड पे भी था। भारतीय राजपूतों ने अरबों के आक्रमण से कुछ भी नहीं सीखा, मतलब कुछ भी सीख करके आगे नहीं बढ़े। केंद्रीय सत्ता का अभाव हमेशा से रहा। साम्राज्य जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसके शासक क्या थे, स्वतंत्र थे। साम्राज्य विस्तार की जो प्रतिस्पर्धा और जो वंशानुगत झगड़े थे वो आपस में हमेशा चलते रहते थे। और तुर्कों के आक्रमण के समय सिंध, पंजाब, मुल्तान, ये 3 मुस्लिम राज्य के भारत पर राजपूतों का प्रभुत्व था। गुजरात और काठियावाड़ में चालुक्यों का शासन था। दिल्ली और अजमेर में चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय का राज्य था, जो तत्कालीन राजपूत जो थे, राजपूत राज्यों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था पृथ्वीराज तृतीय। कन्नौज में जो है गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र राज कर रहा था, जिसका साम्राज्य सबसे ज़्यादा विस्तृत था। पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोजिता से बलपूर्वक विवाह करके उसे घोर शत्रुता गले में ले लिया था, मतलब घोर शत्रुता अपने गले ले लिया था, जिससे पृथ्वीराज के विरुद्ध गौरी को सहायता मिली। क्योंकि जयचंद की बेटी से उसने बलपूर्वक, पृथ्वीराज चौहान ने जो है बलपूर्वक उससे शादी किया हुआ था, जिस वजह से क्या था, गौरी पृथ्वीराज चौहान से क्या करता था, जलता था। और जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो जो है जयचंद ने उसकी सहायता भी किया हुआ था तीसरे युद्ध में, जिस वजह से जो है मोहम्मद गौरी जीता भी था। बुंदेलखंड में जो बुंदेलखंड है उसमें चंदेलों का शासन था। इसी प्रकार जो कलचुरी है उसमें चेदी वंश का शासन था। बंगाल में पाल वंश और सेन वंश का शासन था। इस प्रकार तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों में भारत बढ़ चुका था। साथ ही राजनीतिक जो पतन है वो भी शीर्ष पर आ गया था। प्रत्येक राज्यों ने एक दूसरे का सहयोग न करके विदेशी आक्रमणकारियों का साथ दिया। भारतीयों की जो आंतरिक स्थिति थी वो काफी बिखरी हुई थी। कोई राजवंश ऐसा नहीं था जो तुर्कों को रोकने में सक्षम हो सके। तो ऐसी थी राजनीतिक स्थिति। अब बात कर लें कि उस टाइम पीरियड पे हमारा जो भारत था, उस भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो देखो, तुर्कों के आक्रमण से पहले भारतीय समाज जो है वह ये वर्ण अवस्था के आधार पर 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त था, जिसका सर्वाधिक जो प्रभाव है वो भारत की सुरक्षा पर पड़ा। जब जब भारत पर बाहरी आक्रमण हुए तो सुरक्षा और युद्ध का संपूर्ण जो दायित्व था वो क्षत्रियों को सौंपा गया। क्यों? क्योंकि जो है क्षत्रिय ही क्या करते हैं, राज्य की रखवाली करते हैं, राज्य का देखभाल करते हैं। तो सारा जिम्मा क्या किया गया, क्षत्रियों को ही दे दिया गया। शेष वर्ग या मान करके वर्ण व्यवस्था के अनुसार राज्य की सुरक्षा का कर्तव्य तो क्या है, क्षत्रियों का है। और शेष वर्ग ये मान करके आराम से बैठा रहा कि क्षत्रिय हैं वो रक्षा करेंगे। स्वयं को राजनीति से उन्होंने अलग रखा कि ये काम तो क्षत्रियों का है। इस प्रकार देश की रक्षा में समाज के 1/4 भाग ने हिस्सा लिया। मतलब 4 हिस्सा था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से केवल क्षत्रिय 1/4 भाग ने ही हिस्सा लिया।
अब वर्गों के अलावा हिंदुओं में जो है आपको एक पूर्ण समाज जो है समझने लगी थी, यानी कि जो था वर्गों के अलावा हिंदू क्या करते थे, उसको मतलब एक अलग ही समाज समझते थे कि ये राजाओं का समाज है। अन्य जातियों के साथ उनका किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रहा। जाति प्रथा की जो है जटिलता के कारण समाज में ऊंच नीच भेदभाव की जो भावनाएं थी ये प्रबल होती गई। समाज में पारस्परिक प्रेम का ध्यान जो है घृणा लेकर के चला गया, और इस प्रकार सामाजिक एकता के अभाव में राजपूत शासकों में राजनीतिक एकता का भी क्या रहा, हमेशा से अभाव रहा, राजनीतिक एकता नहीं बन पाई। तो ऐसी थी सामाजिक स्थिति। अब अगर बात करें धार्मिक स्थिति की, उस तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो धार्मिक स्थिति भी क्या थी, काफी दयनीय थी। समाज में पाखंड और अंधविश्वास अपने चरम सीमा पर था। भारतीय जनता जो है वो शासक भाग्यवादी हो गए थे, उनका भाग्य में अटूट विश्वास था, जिसके कारण वे विलासी और आक्रमण्य हो गए थे। कर्म में विश्वास ना करके वो क्या करते थे, भाग्य में विश्वास करते थे। भारतीय विदेशी स्रोतों और बातों को तथ्यहीन मानते थे कि विदेश में भी ऐसा हो सकता है या कोई भी चीज़ है, हम जो है वही सही है, ऐसा ही मानते थे। अतः मध्य एशिया में जितने भी नवीन आविष्कार हुए उससे वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। इसके अलावा जनता पर तांत्रिक और घोर पंथियों का व्यापक प्रभाव था। वो जादू टोना तंत्र मंत्र में ज़्यादा विश्वास रखते थे। भारतीय राजपूत जो है वो आध्यात्मिक जीवन जीते थे। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी, और यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ जिससे कि भौतिक चीज़ों के बारे में आगे बढ़ाया जा सके। और वास्तव में तुर्कों के आक्रमण के दौरान भारत का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पतन पूरी तरह से हो चुका था, जिसका भरपूर लाभ तुर्कों ने उठाया और तुर्कों की विजय भी हुई। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि मतलब कि राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की कैसी थी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता के कौन से कारण बने। तो जब ये सारी स्थितियां खराब रही तो बेसिकली यही सारे कारण भी बने होंगे जो है इसके लिए। तो तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारत में अनेक विदेशी आक्रमण हुए, और इन आक्रमणकारियों ने भारत में किसी नए साम्राज्य की स्थापना न करके मात्र अतुल्य संपत्ति को लूट करके अपने देश लौट गए। इस तुर्कों से पहले भारत पर जितने भी राजाओं ने या जितने भी विदेशियों ने आक्रमण किया हुआ था ना, आप देखोगे मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया, गौरी ने आक्रमण किया, उन्होंने क्या किया, भारत से लूटा और ले जाकर के अपने राज्य गौरी में, अपने राज्य गजनबी में वहाँ पर जो है सोना चांदी जो था लेकर के चले गए। भारत में उन्होंने एक विशाल साम्राज्य बनाने की कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उन्हें भारतीय राजपूतों के जो है प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं का त्याग कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि 12वीं शताब्दी में के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जब तराइन के द्वितीय युद्ध और चंदावर के युद्ध के बाद ही भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का मार्ग खुल गया। तुर्कों की सफलता और राजपूतों की असफलता को लेकर के इतिहासकारों में काफी मतभेद है। भारत में तुर्कों की सफलता के कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि पहला बताया जा रहा है आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में यह बताया जा रहा है कि तुर्कों के आक्रमण से पहले भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिस पर अलग अलग राजाओं का शासन था, और ये राजपूत राजा परस्पर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, ईर्ष्या करते थे, और बाहरी आक्रमण के दौरान एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे, और इस वजह से प्रत्येक राजा को अपने राज्य की रक्षा खुद ही करनी पड़ती थी। इसके अलावा जनता इसे केवल राजा का युद्ध समझ करके उसमें सहयोग नहीं करती थी। जब युद्ध होता था ना तो इसमें जनता भाग नहीं लेती थी, जनता सहयोग नहीं करती थी। राजा है, राजा अपना राज्य बचाओ भाई, हमसे क्या करना है, हम तो चाहे तुम राजा रहो चाहे कोई और राजा रहे, वो तो हमसे जो करना है, हमसे जो लेना है वो लेता रहेगा। अतः भारत में राजनीतिक एकता के अभाव में तुर्कों की विजय हो सकी। उत्तराधिकार के नियम और जो सामंती सभा थी ये भी राजनीतिक कारण बनते हैं, तुर्कों के आक्रमण में जो है काफ़ी भूमिका निभाते हैं। तुर्कों में उत्तराधिकार का कोई विशेष नियम नहीं था। जो व्यक्ति जो है योग्य और महत्वाकांक्षी था वह अपनी योग्यता के आधार पर सबसे सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता था। जिसके विपरीत क्या था, राजपूतों में राजा का बेटा ही उसका उत्तराधिकारी होता था, चाहे उसमें कोई योग्यता हो या ना हो। इसके अलावा राजपूत अपने जो है विस्तृत भूभाग को छोटे छोटे जागीरों के रूप में सामंतों की देखरेख में छोड़ देते थे, और इन सामंतों का राजनीतिक पतन अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जो युद्ध के समय स्वयं की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं थे। जबकि तुर्कों में क्या था कि मतलब जो योग्य होगा, अगर तुम्हारे अंदर राजा बनने की योग्यता है तो तुम राजा बनोगे, तुम राजा के बेटे हो इसलिए तुम राजा नहीं बनोगे। तो इस वजह से उनमें पावर थी, अलग एक दिखता था, झलकता था कि हाँ इसके अंदर राजा जैसे गुण हैं। अगर बाप का धन मिलता चला जाए और बेटा उस पर बैठ करके राज करता जाएगा तो उसमें वो स्पार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा कभी। नेक्स्ट चीज है आपका योग्य नेतृत्व का अभाव था।
तुर्कों की सेना को योग्य व्यक्तियों का नेतृत्व प्राप्त था। वो किसी भी विकट परिस्थितियों में निर्णय लेने में काफी सक्षम थे, जबकि राजपूतों में योग्य नेतृत्व का अभाव था और वो प्रतिकूल जो परिस्थितियां आती थी उसमें तत्काल निर्णय नहीं ले पाते थे, अतः उन्हें हारना पड़ा बहुत सारी जगहों पर। अब बात किया जाए अगर सामाजिक और धार्मिक कारण इसके कि तुर्कों की विजय क्यों हुई, तो जाति प्रथा का प्रभाव। भारतीय जो समाज था उसमें जाति व्यवस्था आधारित था और युद्ध का संपूर्ण जो कार्यभार था वो क्या था, क्षत्रियों का था। जनता इसके लिए उदासीन रहती थी कि ये तो हमारा काम है ही नहीं, ये क्षत्रियों का काम है, ये राजाओं का काम है, वो लड़े, वो बचाएं राज्य को। इसके विपरीत तुर्कों में वे सभी को समानता प्राप्त थी, सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त था और उनमें से कोई भी युद्ध राजा जो है राज्य पर अधिकार कर सकता था। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो युद्ध कर सकता था और राज्य पर अधिकार कर सकता था और राजा भी बन सकता था। अगर तुम्हारे अंदर योग्यता है, तुम्हारे अंदर पावर है, तुम राजा बन सकते हो। ये कहीं ना कहीं तुर्कों को आगे लेकर के गया। राष्ट्रीय भावना का अभाव था नेक्स्ट चीज में। जाति व्यवस्था होने के कारण समाज के प्रत्येक वर्ग में एकता का अभाव बहुत था। लंबे समय तक भारत पर जो है बाहरी आक्रमण ना होने से राजपूत निश्चित हो चुके थे कि भारत पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। इसी धारणा के साथ ही जनता पर से उनका ध्यान कम हो गया और उनकी जो प्रवृत्ति थी वो विलासी हो चुकी थी। नेक्स्ट चीज है आपका हिंदुओं का भाग्यवादी होना। हिंदू भाग्य में विश्वास रखते थे, वे सांसारिक जीवन को नश्वर मान करके आध्यात्मिक जीवन जीते थे। वो युद्ध भाग्य भरोसे करते थे और पराजित होने पर उसे अपना भाग्य समझते थे, जबकि तुर्क जो था वो सांसारिक जीवन में विश्वास रखते थे और भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से युद्ध किया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक और सामाजिक कारण थे। अब बात करते हैं अगला कारण इनके विजय का, वो था सैनिक कारण। उस सैनिक कारण में था अश्वारोही सेना, यानी कि राजपूतों को की जो सेना थी उस सेना में पैदल सैनिकों की संख्या ज्यादा थी और अश्वारोही जो सेना थी वो कम थी, मतलब घोड़े वाली सेना कम थी। राजपूतों के पास जो घोड़े थे वो भी निम्न स्तर के थे, जबकि तुर्कों के घोड़े बलवान और तीव्रगामी थे, जो तेजी से धावा बोलते थे और प्रतिकूल परिस्थितियों में तेजी से भाग भी खड़े होते थे। तो सब ये चीज हो गई। हाथियों का प्रयोग था। राजपूत युद्ध में हाथियों का प्रयोग करते थे और सेना के अग्रभाग में रखते थे और युद्ध के समय जब स्थिति बिगड़ जाती थी तो राजपूत के हाथी उन्हीं की सेना को रोकते हुए निकल जाते थे, जिससे सेना में भगदड़ मच जाती थी। अतः राजपूतों द्वारा युद्ध में हाथियों का प्रयोग करना उनके लिए ही काफी घातक सिद्ध हुआ कि जब हाथियों को कुछ ऐसा डर सा लगता वो पीछे मुड़ जाती है और पीछे उनकी ही सेना थी। अब उन्हीं सेना में जब हाथियां दौड़ने लगी तो सेना अपने आप इधर उधर सब खुद बचने लगेंगे। नेक्स्ट चीज है आपका राजनीति में अंतर। तुर्कों ने कुशल रणनीति का प्रयोग करके राजपूतों पर विजय प्राप्त किया। तुर्कों और राजपूतों की रणनीति में काफी अंतर था। तुर्कों की युद्ध प्रणाली नवीन पद्धतियों पर आधारित थी, जबकि राजपूतों ने युद्ध की जो प्रणाली थी वो प्राचीन प्रणाली ही थी। तुर्क अपनी सेना का कुछ भाग सुरक्षित रखते थे और जब युद्ध क्षेत्र में तुर्क सेना थक जाती थी तो सुरक्षित सेना राजपूतों पर धावा बोल करके उन पर हावी हो जाती थी। जिसके अतिरिक्त राजपूत जो शरण में आए निहत्थे सैनिक अथवा धोखे से हमला करना अधर्म मानते थे। इसके विपरीत तुर्क युद्ध में सब कुछ जायज मानते थे। अतः तुर्क राजपूतों की इन्हीं सभी कमजोरियों का लाभ उठा करके क्या हुए, विजयी हुए। तो इस तरीके से ये सारे कारण थे जिस वजह से तुर्कों ने जो है राजपूतों पर विजय प्राप्त किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है आपसे दिल्ली सल्तनत काल में बार बार वंश परिवर्तन का कारण बताइए कि दिल्ली सल्तनत में देखोगे आप 200 से 300 सालों में इतना ज़्यादा जो है वंश परिवर्तन हुआ है जितना आप सोच भी नहीं सकते कि इतना ज़्यादा वंश परिवर्तन कैसे हुआ। तो देखो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल जो था वो गुलाम वंश का था, परंतु कोई भी वंश जो था वो अस्थायी नहीं रहा। 1526 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत का अंत किया और दिल्ली सल्तनत में बार बार परिवर्तन होने के कई सारे कारण रहे और मुगल सल्तनत आया। उसके बाद 1526 से लेकर के हमारे देश की आज़ादी तक मुगलों का ही शासन रहा। तो दिल्ली सल्तनत के पीछे कारण क्या थे जिससे राजवंश बदलते गए? तो सबसे पहला था निश्चित उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव। इस्लाम सभ्यता का प्रभुत्व सिद्धांत यह है कि कोई भी मुसलमान अपने जन्म व स्थिति के भेदभाव के बिना ही राजा होने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। ये इस्लाम की एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ी अच्छाई है या बहुत बड़ा ये कह सकते हैं पावर दिया है इसने कि कोई भी व्यक्ति अगर योग्य है तो वो राजा बन सकता है, वो जो चाहे अपनी जिंदगी में हासिल कर सकता है। मतलब उसके लिए लिमिटेशंस नहीं है। यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल का यूज करो और जहां पहुंचना चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, यू कैन डू इट। तो यह सिद्धांत था कि कोई भी मुसलमान अपने जन्म और स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और वो राजा बनने का अधिकारी भी था। और इस सिद्धांत के तहत हर अमीर सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। ये भी एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएटिंग भी हो जाता था कि हर व्यक्ति अगर राजा बन सकता है तो हर कोई लड़ाई झगड़े पे भी आ जाता था।
जो है इसके अतिरिक्त शासक की मृत्यु के पश्चात उसके सभी पुत्र, चाहे वो अयोग्य ही क्यों ना हो, वो सम्राट बनने की इच्छा प्रकट करते थे, और अगर अयोग्य हैं तो कोई ना कोई योग्य आकर के उनको उनका कत्ल करेगा, उनको मारेगा और राजा बनेगा। नेक्स्ट चीज है आपका सैनिक अनुशंसनहीनता। दिल्ली सल्तनत में शासकों के सैन्य उत्तराधिकारी विलासिता में लिप्त रहे, जो इनके पतन के प्रमुख कारण बने। उनकी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठा करके नए वंश के शासकों ने अपना अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट चीज है आपका सुल्तान का अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सम्राट के पुत्रों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान नहीं था। परिणामतः क्या हुआ कि ये सुल्तान निकम्मे और अयोग्य सिद्ध हुए, क्योंकि बाप का पैसा था, बाप सुल्तान है, क्या चीज़ है, क्या कमी है, कोई दिक्कत नहीं थी, तो उनको कठपुतली की तरह काम करवाते थे जिनके अंदर योग्यता थी। सुल्तान स्वयं ही विलासपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे थे, इससे अमीरों का मनोबल और बढ़ने लगा और सुल्तान के ही विरुद्ध वो षड्यंत्र रच देते थे। अगली चीज है आपका केंद्रीयकृत निरंकुश शासन। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान जो थे वो पूर्णतः निरंकुशवादी थे। उनकी सलाह के मंत्री तो थे, लेकिन वे अपनी मनमर्जी के मालिक थे। वो कठोरता के साथ अपने नियम बताते थे और लोगों पर लागू करते थे, और यही कारण है कि जनता भी उनके विरुद्ध हो जाती थी और कोई भी वंश लंबे समय तक नहीं टिक सका। नेक्स्ट चीज है आपका दुर्बल सरकारी नीतियां। सल्तनत काल में शासक की आज्ञा पर निर्भर थी। सल्तनत काल में शासक की आज्ञा पर सारा चीजें निर्भर थी। केवल शासक का चरित्र और व्यक्तित्व ही उस शासन प्रणाली का आधार था। सरकार की दुर्बल नीतियों के कारण शासन प्रणाली पर उसके नकारात्मक प्रभाव पड़े, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बलबन ने सभी महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की हत्या करवा देने पर जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता पर अधिकार जमा लिया, और अंत में खिलजी वंश भी इसी कारण से समाप्त हुआ। नेक्स्ट चीज बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन आता है कि तुर्क आखिर थे कौन, और भारत पर आक्रमण उन्होंने कहाँ कहाँ किया, कैसे कैसे किया, उस पर बात कीजिए। तो देखो, तुर्क मुसलमान कौन थे? तो तुर्क जो है वो चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर जो है निवास करने वाली एक लड़ाकू और बर्बर जाति थी, जो था उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद जो है इस्लाम धर्म के संपर्क में आए, और कालांतर में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। और भारत पर जो है आक्रमण करने वाले प्रमुख शासक जो है इस प्रकार से थे, जैसे कि पहला था आपका अलप्तगीन। अलप्तगीन जो था वो सामनी वंश के शासक अब्दुल मलिक का गुलाम था, और उसकी प्रतिभा और सैनिक गुणों से प्रभावित होकर के अब्दुल मलिक ने उसे खुरासाय का गवर्नर नियुक्त कर दिया। और जब अब्दुल मलिक की मृत्यु हुई तब जो है अल्पतगीन ने अफगानिस्तान के पास एक नया राज्य स्थापित किया और गजनी को उसकी राजधानी बनाया, और ये गजनी वंश की स्थापना हुई। और अल्पतगीन की मृत्यु के बाद इशहाक और उसके बाद जो है उसके बेटे गद्दी पर बैठाए गए, लेकिन दोनों ही क्या हुए, अयोग्य साबित हुए। उसके बाद सुबुकुतगीन जो था 1977 से 1997 20 साल तक गजनी की गद्दी पर जो है अल्पतगीन की मृत्यु के बाद बैठा, और प्रारंभ में वो एक गुलाम था जिसे अल्पतगीन ने खरीद लिया था, और अपने गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर के अल्पतगीन ने उसे अपना दामाद बना लिया और अमीरुल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। अब सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। उसने जो है 1986 में जयपाल शाही वंश का एक राजा था, उस पर आक्रमण किया और जयपाल को पराजित किया। जयपाल का राज्य सरहिंद से जो है लमगान यानी कि जलालाबाद और कश्मीर से मुल्तान तक था। शाही शासकों की राजधानी ओड़ और लाहौर और भाटिंडा थी। तो उसके बाद आता है महमूद गजनबी जो है सुबुक्तगीन के बाद। सुल्तान यामीन उद्दौला और अमीन उल जो है मिसला, मतलब ये महमूद गजनबी का ही नाम था, सुल्तान यामीन उद्दौला अमीनुल जो है मिल्लाह महमूद गजनबी। इसका जन्म 1 नवंबर 971 को होता है और महमूद गजनबी जो है ये सुबुक्तगीन का पुत्र था। और 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनी का शासक बनता है कौन, महमूद गजनबी। और सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों ने प्रारंभ की थी, और उससे यह उपाधि बगदाद के खलीफा ने प्रदान किया। सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक महमूद गजनबी ही बनता है। अब गजनबी के भारतीय आक्रमण क्या हुए, तो महमूद गजनबी ने जो है 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण था आपका पंजाब के समीपवर्ती क्षेत्रों में, दूसरा पेशावर, तीसरा बठिंडा, चौथा मुल्तान, 5वीं बार मुल्तान, 6ठी बार पेशावर, 7वीं बार नारायणपुर अलवर, 8वीं बार मुल्तान, 9वीं बार थानेश्वर, 10th बार आपका नंदन, 11th कश्मीर, फिर मथुरा, कन्नौज, कालिंग, कश्मीर, ग्वालियर का सोमनाथ मंदिर, सिंध के जाट। इस तरीके से 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया। और महमूद गजनबी के चर्चित आक्रमण जो था वो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1015 ईस्वी में किया, और उसने सोमनाथ मंदिर से शिव मंदिर को नष्ट कर अपार धन संपत्ति जो वहाँ से लिया। और यह आक्रमण चालुक्य वंश के शासक जो है भीमदेव प्रथम के समय में हुआ। और यह मंदिर जो है गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिला में समुद्र तट के निकट स्थित था।
तो इस तरीके से जो है तुर्क वंशों ने भारत पर आक्रमण किया और ये तुर्क वंश थे जिन्होंने शासन लाया। और महमूद गजनबी के बाद आपको पता ही है आगे की स्टोरी 1206 ईस्वी से क्या चीज़ें हुई और नई नई चीज़ें सामने आती हैं। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो कि हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड अगर आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।